हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है ज़ोगरन सिंड्रोम। अगर इस टॉपिक में आपको कहीं कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि हम आपकी ज़्यादा से ज़्यादा डाउट सॉल्व कर सकें। तो चलिए समझते हैं क्या होता है ज़ोगरन सिंड्रोम। तो ज़ोगरन सिंड्रोम बेसिकली एक सिस्टमिक नेचर की ऑटो इम्यून डिसीज होती है। सिस्टमिक नेचर का मतलब ये है कि इस सिंड्रोम में आपके क्या होंगे, मल्टीपल ऑर्गन्स अफेक्ट होंगे। ठीक है, और मल्टीपल ऑर्गन्स अफेक्ट होने का जो रीज़न है वो क्या है, ऑटो इम्यून डिसीज होना या ऑटो इम्यूनिटी होना। इसका क्या मतलब है कि आपका इम्यून सिस्टम आपके ही बॉडी पार्ट्स वो आपकी बॉडी की सेल हो सकती है, टिश्यू हो सकता है, ऑर्गन हो सकता है, यानी आपका इम्यून सिस्टम आपके ही बॉडी पार्ट्स पे क्या करेगा, अटैक करेगा और उनको क्या करेगा, डिस्ट्रक्शन करेगा उनका, और उनमें डिसफंक्शन करेगा। इसको बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी या ऑटो इम्यून डिसीज। तो बेसिकली ज़ोगरन सिंड्रोम क्या है, सिस्टमिक नेचर का ऑटो इम्यून डिसीज है जहां मल्टीपल ऑर्गन अफेक्ट होते हैं, और मल्टीपल ऑर्गन अफेक्ट होने का जो रीजन होता है वो ऑटो इम्यूनिटी होती है, ऑटो इम्यून डिसीज होती हैं। हालांकि इसमें मल्टीपल ऑर्गन अफेक्ट होते हैं, लेकिन जो आपको प्राइमरली देखने को मिलता है इन द डिसीज डायग्नोसिस ऑफ ज़ोगरन सिंड्रोम, जब आप पेशेंट को डायग्नोस करोगे तो जो आपको प्राइमरी इफेक्ट देखने को मिल रहेंगे वो कहाँ देखने को मिलते हैं, इन द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में आपको अफेक्ट देखने को मिलता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड में भी सबसे ज्यादा जो अफेक्टेड ग्लैंड्स रहते हैं इसमें वो रहते हैं लैक्राइमल ग्लैंड और सेलिवरी ग्लैंड। ठीक है, अब बेसिकली होता क्या है कि आप पेशेंट को जब डायग्नोस करोगे तो इस ज़ोगरन सिंड्रोम की जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर रहेगा वो ये रहेगा कि जो पेशेंट होगा उसकी जो आइज है वो ड्राई रहेंगी, साथ ही साथ आइज में ग्रिटी सेंसेशन रहेगा, यानी कि उसकी आइज में किरकिराहट रहेगी। इस कंडीशन को बोलते हैं केराटोकंजक्टिवाइटिस सिक्का। ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि पर्सन का लैक्राइमल ग्लैंड अफेक्ट है। लैक्राइमल ग्लैंड के खिलाफ क्या हो रहा है, इम्यूनोलॉजिकली मीडिएटेड डिस्ट्रक्शन हो रहा है। ऑटो एंटीबॉडी बन रही है किसके खिलाफ, लैक्राइमल ग्लैंड के खिलाफ। साथ ही साथ जो पेशेंट होगा आपको उसमें यह देखने को मिलेगा उसका जो माउथ है वो ड्राई रहेगा, साथ ही साथ उसके माउथ से एक बैड स्मेल भी आएगी। ठीक है, जिसको बोलेंगे हेलेटोसिस। इस पूरी कंडीशन को, ड्राई माउथ एंड बैड ब्रीथ, इस पूरी कंडीशन को बोलते हैं जीरोस्टोमिया। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पर्सन के जो सैलिवरी ग्लैंड है वो अफेक्ट हुए हैं, इसलिए सैलावा नहीं आ रहा है, इसलिए ड्राई माउथ है। और ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि सैलिवरी ग्लैंड अफेक्ट हो रहे हैं, इम्यूनोलॉजिकली मेडिएटेड डिस्ट्रक्शन हो रहा है सैलिवरी ग्लैंड में बाई ऑटो एंटीबॉडीज। बात समझ में आई है। अब ये जो डिसीज है ज़ोगरन सिंड्रोम, ये आइसोलेटेड फॉर्म में भी पाई जा सकती है, यानी किसी पर्सन को सिर्फ ज़ोगरन सिंड्रोम हो तो इसको बोलते हैं प्राइमरी फॉर्म ऑफ दिस डिसीज। लेकिन ऐसा हो सकता है ये किसी दूसरी डिसीज के साथ एसोसिएटेड हो, यानी किसी पर्सन को रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो और रूमेटॉइड अर्थराइटिस के साथ साथ ज़ोगरन सिंड्रोम हो, तब ज़ोगरन सिंड्रोम को सेकेंडरी फॉर्म कहा जाएगा। उसमें जो प्राइमरी डिसीज रहेगी वो रूमेटॉइड अर्थराइटिस रहेगी। मैंने आपको बताया कि जो ज़ोगरन सिंड्रोम है एक ऑटो इम्यून डिसीज है, और आपको पता है ऑटो इम्यून डिसीज जो होती है वो फीमेल्स में ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू मेल, यानी फीमेल में होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है उनकी वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू मेल्स। इसका जो रीज़न होता है वो होता है फीमेल्स में एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम होना और एस्ट्रोजन हार्मोन का ज़्यादा होना। एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्या है वो अभी डिस्कवर्ड नहीं है, बट ऐसा माना जाता है कि द रीज़न कि जो ऑटो इम्यून डिसीज होती है वो फीमेल्स में ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू मेल्स, द रीज़न इज बिहाइंड एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम एंड द एलिवेटेड एस्ट्रोजन हार्मोन। अब हम समझेंगे एटियोलॉजी, यानी कि ऑरिजिन। ये जो ज़ोगरन सिंड्रोम है ये इसकी ऑरिजिन कैसे होती है, ये बीमारी कैसे होती है। तो बेसिकली हम कॉज डिस्कस करने जा रहे हैं ज़ोगरन सिंड्रोम का। आपको पता है ज़ोगरन सिंड्रोम एक ऑटो इम्यून डिसीज है, तो जो ऑटो इम्यून डिसीज का कॉज होगा वही ज़ोगरन सिंड्रोम का कॉज होगा। और ऑटो इम्यून डिसीज का जो कॉज होता है वो क्या होता है, फेलियर ऑफ सेल्फ टॉलरेंस। सेल्फ टॉलरेंस क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। अब ये सेल्फ टॉलरेंस क्या होता है, सेल्फ टॉलरेंस ये होती है कि अगर आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम है, तो ये आपकी बॉडी पार्ट पे अटैक नहीं करेगा, आपकी बॉडी पार्ट पे अटैक नहीं करेगा। यही तो है सेल्फ टॉलरेंस। सेल्फ मतलब अपनों के लिए, टॉलरेंस शो करिए, अपनों के खिलाफ अटैक मत करिए। लेकिन जब ये टॉलरेंस क्या हो जाए, खत्म हो जाए, तो आपका इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी के पार्ट्स पे ही अटैक करना स्टार्ट कर देगा। जब ये टॉलरेंस फेल हो जाएगी टॉलरेंस, तो आपका इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी पार्ट पे अटैक करना स्टार्ट कर देगा। दैट इज फेलियर ऑफ सेल्फ टॉलरेंस, और वही तो क्या है, ऑटो इम्यून डिसीज। और फिर एक सवाल है कि ये सेल्फ टॉलरेंस जो थी पहले थी तो बाद में फेल क्यों हो गई। तो इसके फेल होने के दो रीजंस होते हैं। एक होता है जेनेटिक फैक्टर, यानी जीन्स में कुछ डिसरेगुलेशन हुआ होगा जो सेल्फ टॉलरेंस को कंट्रोल कर रहे हैं। दूसरा कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर रहे होंगे जिनकी वजह से
ये जेनेटिक फैक्टर में डिसरेगुलेशन आया होगा। ठीक है, तो दो रीजन होते हैं, जेनेटिक फैक्टर और इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स। जेनेटिक फैक्टर को डिस्कस कर लेते हैं, पहले एक बार देख लेते हैं। तो जेनेटिक फैक्टर बेसिकली ज्यादा रेस्पॉन्सिबल होते हैं इस सेल्फ टॉलरेंस के होने की वजह का जो कॉज है, मतलब जेनेटिक फैक्टर मेनली रेस्पॉन्सिबल होते हैं इस फेलियर ऑफ सेल्फ टॉलरेंस के लिए। ये इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या करते हैं, ये ट्रिगर कर देते हैं इस चीज को और ज्यादा बढ़ावा दे देते हैं। बेसिकली आपकी बॉडी में जीन्स होते हैं, वो जीन्स क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं सेल्फ टॉलरेंस को। कुछ HLA नाम के जीन्स होते हैं, क्या होते हैं, HLA एलील्स होते हैं, वो रेगुलेट करते हैं सेल्फ टॉलरेंस को। अगर इन जीन्स के अंदर डिसरेगुलेशन होगा तो क्या होगा, सेल्फ टॉलरेंस फेल होगा, और सेल्फ टॉलरेंस फेल होगा तो क्या होंगी, सेल्फ रिएक्टिव लिम्फोसाइट्स जनरेट होंगी और ऑटो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होगा। और ये जो ऑटो एंटीबॉडी बन रही है, यही क्या करेंगी, आपके सैलिवरी ग्लैंड और लैक्राइमल ग्लैंड पे जाके क्या करेंगी, अटैक करेंगी और उनको डिस्ट्रॉय करेंगी। बात समझ में आ रही है? आई रिपीट अगेन, जेनेटिक फैक्टर जो होता है यानी कि जीन्स का डिसरेगुलेशन, यही मेनली रेस्पॉन्सिबल होता है इस फेलियर ऑफ सेल्फ टॉलरेंस के लिए। कौन से जीन है, HLA एलील्स होती हैं, क्रोमोसोम नंबर 6 पे प्रेजेंट होता है। इनका अगर डिसरेगुलेशन होता है तो सेल्फ टॉलरेंस का फेलियर होता है। सेल्फ टॉलरेंस का फेलियर होगा तो क्या होगा, सेल्फ रिएक्टिव लिम्फोसाइट्स जनरेट होंगी और ऑटो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होगा। ऑटो एंटीबॉडी क्या करेंगी, ऑटो एंटीबॉडी जाके सैलिवरी ग्लैंड और लैक्राइमल ग्लैंड पे अटैक करेंगी और उनके फंक्शन को क्या करेंगी, डिसफंक्शन करेंगी। कौन सी एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती हैं इन द ज़ोगरन सिंड्रोम, ध्यान रखिएगा, anti-SSA और anti-SSB। अगर आप टेस्ट कर रहे हैं पर्सन का तो जो मोस्ट सेंसिटिव होती है वो होती है anti-SSA, यानी आप इन्फ्लोरेसेंस ऐसे करोगे, एलिसा वगैरह परफॉर्म करोगे तो सबसे पहले जो रिजल्ट देगी वो है anti-SSA। लेकिन अगर एक एंटीबॉडी जो सिर्फ इसमें पाई जाती है, ज़ोगरन सिंड्रोम में पाई जाती है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ज़ोगरन सिंड्रोम का, तो वो है anti-SSB। तो anti-SSB अगर किसी के प्लाज्मा में या सीरम में पाई जा रही है तो ये कंफर्मेटरी टेस्ट होता है कि पर्सन को क्या है, ज़ोगरन सिंड्रोम है। ठीक है, चलिए अब ये जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन हो रहा है ये क्या करेंगी, सैलिवरी ग्लैंड और लैक्राइमल ग्लैंड पे जाके अटैक करेंगी, वहां पे इन्फ्लेमेशन कॉज करेंगी, वहां पे टिश्यू डैमेज करेंगी और वहां पे उन ग्लैंड्स के अंदर क्या करा देंगी, फाइब्रोसिस करा देंगी, डिसफंक्शन कर देंगी उनको। अच्छा, इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स का क्या रोल होता है, कुछ वायरल इन्फेक्शन जो होते हैं वो हमारे सैलिवरी ग्लैंड में क्या करते हैं, सैलिवरी ग्लैंड में जो सेल्स होती हैं उन लोकल सेल्स की डेथ करा देते हैं। बेसिकली वो सेल्स जो होती हैं वो एसिनाई सेल्स होती हैं, कौन सी, एसिनाई सेल्स होती हैं। तो उन सेल्स की क्या करा देता है, डेथ करा देता है। जब सेल्स की डेथ होती है तो सेल के अंदर के जो एंटीजन्स होते हैं, न्यूक्लियर एंटीजन जो होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर एंटीजन होता है, वो एक्सपोज हो जाते हैं। वो एक्सपोज हो जाते हैं तो उनको हमारा इम्यून सिस्टम डिटेक्ट करता है और उनके खिलाफ क्या करता है, ऑटो एंटीबॉडी प्रोडक्शन करता है। और ये ऑटो एंटीबॉडी प्रोडक्शन जो होती है ये इस प्रोसेस को क्या कर देती है, और ज्यादा ट्रिगर कर देती है। इतनी बात समझ में आई आपको? तो ये तो हमने समझी इटियोलॉजी ऑफ ज़ोगरन सिंड्रोम। नाउ मॉर्फोलॉजी ऑफ ज़ोगरन सिंड्रोम। तो मॉर्फोलॉजी की बात करें तो मेनली जो ग्लैंड्स इन्वॉल्व होती हैं, मैंने आपको बता दिया, वो लैक्राइमल ग्लैंड और सैलिवरी ग्लैंड है। इसके अलावा अदर ग्लैंड्स भी इन्वॉल्व होती हैं, लाइक जो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, जो हमारा GIT है या जो हमारा वेजाना है, इसमें जो म्यूकस ग्लैंड होती हैं जो इन ट्रैक्ट को लाइन करती हैं, उनके अंदर उनकी इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ जो मेनली इफेक्ट आपको देखने को मिलता है वो मैंने आपको बता दिया, आपकी आई में देखने को मिलेगा। आपकी आई जो है वो कैसे होने लगेंगी, ड्राई होने लगेगी। तो ड्राइनेस ऑफ कॉर्नियल एपिथेलियम देखने को मिलती है, कॉर्निया में इन्फ्लेमेशन देखने को मिल सकता है, इरोजन देखने को मिल सकता है और कॉर्निया में अल्सर का फॉर्मेशन भी देखने को मिल सकता है। इस कंडीशन को बोलते हैं केरेक्टो कंजक्टिवाइटिस। दूसरा मैंने आपको बताया था कि ड्राइनेस ऑफ माउथ रहती है, क्योंकि ओरल म्यूकोसा जो होती है उसके अंदर एट्रोफी देखने को मिलती है। ड्राइनेस ऑफ माउथ देखने को मिलती है क्योंकि ओरल म्यूकोसा में एट्रोफी यानी उसकी जो सेल्स हैं वो डिक्रीज होने लगती हैं, सेल की डेथ होने लगती है, सेल डिक्रीज होने लगती है, जिसकी वजह से ओरल म्यूकोसा के अंदर आपको इन्फ्लेमेशन, फिजर का फॉर्मेशन या अल्सर का फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है इन द ओरल म्यूकोसा। इस कंडीशन को बोलते हैं जीरोस्टोमिया। इसके अलावा आपको ड्राइनेस और क्रस्टिंग देखने को मिल सकती है नोज के अंदर। नोज के अंदर म्यूकोसा की जो एक क्रस्टिंग देखने को मिल सकती है, म्यूकस जो होता है उसकी क्रस्टिंग देखने को मिल सकती है नोज में। साथ ही साथ जो आपकी नोज है उसमें अल्सरेशन देखने को मिल सकता है और आपकी नेजल सेप्टम में परफोरेशन भी देखने को मिल सकता है। ज़ोगरन सिंड्रोम का एक पेशेंट है और उसके सैलिवरी ग्लैंड को अगर हम हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी करेंगे ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड ऑफ द पेशेंट अफेक्टेड विद द ज़ोगरन सिंड्रोम, तो अर्ली फाइंडिंग्स पे हमें ये मिलता है कि उस पर्सन की जो डक्ट्स होती हैं, ये जो डक्ट्स होती हैं, ठीक है, ये बेसिकली जो ग्लैंडुलर डक्ट होती हैं, इन ग्लैंडुलर डक्ट के आसपास बेसिकली आप देखेंगे
कि लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिल सकता है डक्ट्स के आसपास, और जो बेसिकली ब्लड वेजल्स होती है, ये तो डक्ट्स हैं और ये क्या है, ब्लड वेजल्स। तो डक्ट्स और ब्लड वेजल्स के आसपास आपको लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिल सकता है इन अर्ली फाइंडिंग्स। इन द मिड स्टेज ये जो फिल्ट्रेशन है लिम्फोसाइट्स का, ये बढ़ जाता है इन लार्ज सेलिवरी ग्लैंड, और आपको फिर लिम्फोइड फॉलिकल्स देखने को मिल सकते हैं विद द जर्मिनल सेंटर्स। साथ ही साथ जो आपकी ग्लैंडुलर डक्ट्स थी, उन डक्ट्स की जो एपिथेलियम होती हैं उनमें हाइपरप्लेजिया देखने को मिलता है, जिसकी वजह से डक्ट्स में क्या हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। और जब डक्ट्स में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा तो सलाइवा का जो मूवमेंट है, जो पास आउट होना है, वो नहीं होगा, जिसकी वजह से माउथ में क्या रहेगी, ड्राइनेस रहेगी। इन द लेट स्टेज यू सी दैट आपको जो एसिनाई होती हैं सैलिवरी ग्लैंड में, जो एसिनाई होती हैं, एसिनाई क्या होती हैं, ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती हैं सैलिवरी ग्लैंड की, और ये क्लस्टर फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं आपकी सैलिवरी ग्लैंड के अंदर अराउंड द ग्लैंडुलर डक्ट। तो लाइक आपकी सैलिवरी ग्लैंड है, उसमें ये ग्लैंडुलर डक्ट है, इसके आसपास ये जो क्लस्टर ऑफ सेल देखने को मिल रही है, इनको एसिनाई बोलते हैं। तो इन एसिनाई का नंबर डिक्रीज होने लगता है इन द लेट स्टेज, एट्रोफी इनको देखने को मिल सकती है, इनका साइज रिड्यूस होता है, इनका नंबर रिड्यूस होता है। साथ ही साथ इनके जो वेकेंट स्पेसेस होता है, इनके मतलब नंबर कम हो जाता है, वेकेंट स्पेस जो क्रिएट होता है उसमें आपको फाइब्रोनोसिस देखने को मिलती है, हेलेनाइजेशन देखने को मिल सकता है, ठीक है। साथ ही साथ एट्रोफी और जो आपका जो पैरेन्काइमा प्रेजेंट होता है सैलिवरी ग्लैंड में, वो रिप्लेस हो जाता है किसके साथ, फैट के साथ। तो यहाँ आप ये जो देख रहे हैं, दिस इज बेसिकली फैट, दैट इज रिप्लेस्ड बाय द atrophy of the acinar cells and the parenchyma of the salivary gland. So this was all about the histopathological findings. Now we will go for the clinical features of the Sjögren's syndrome. Clinical feature with the symptoms. तो मेन क्लिनिकल फीचर्स तो मैंने आपको बताया था, दैट इज ड्राइनेस ऑफ द आई, दैट इज ड्राइनेस ऑफ द कॉर्नियल एपिथेलियम, दैट इज कॉल्ड एज केराटोकंजक्टिवाइटिस। साथ ही साथ पेशेंट को क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे, उसको विजन में प्रॉब्लम आएगी, बर्निंग और इचिंग होगी आईज में, और उसकी जो कंजक्टिवाइटिस सैक है वहां पे क्या देखने को मिलेगा, थिस सिक्रेशन का डिपोजिशन देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ पे आपको कुछ थिक डिपोजिशन देखने को मिलेगा। सेकंड, पर्सन का जो माउथ होगा उसमें ड्राइनेस रहेगी, ओरल म्यूकोसा के अंदर एट्रोफी देखने को मिलेगी, इस कंडीशन को जीरोस्टोमिया बोलते हैं। और आप अगर जब पर्सन की सलाइवा देखेंगे, उस पेशेंट की सलाइवा देखेंगे, टंग देखेंगे, क्या देखेंगे, टंग देखेंगे उस पर्सन की, तो टंग में क्या देखने को मिलेगा, आपको क्रैक्स देखने को मिलेंगे, टंग में देखने को क्रैक्स देखने को मिलेंगे, ड्राइनेस देखने को मिलेगी। तो बेसिकली क्रैक एंड फिजर देखने को मिलते हैं माउथ में, ड्राइनेस ऑफ बकल म्यूकोसा देखने को मिलती है। पर्सन को अब खाना खाएगा तो उसको स्वेलो करने में दिक्कत होगी, क्योंकि सलाइवा जो होता है वो आ नहीं रहा है, और सलाइवा मिक्स होता है फूड के साथ, उसको स्लिपरी बनाता है, तभी तो वो अंदर जाना इजीली स्वेलो कर पाते हैं हम उसको। तो यहाँ सलाइवा नहीं आ रहा है तो क्या रहेगी, डिफिकल्टी रहेगी स्वेलिंग में। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे टंग में क्या है, क्रैक्स हैं, तो उस पर्सन को टेस्ट भी एनालाइज करने में क्या रहेगी, दिक्कत रहेगी, क्योंकि टेस्ट बड्स क्या हो रही है, अफेक्ट हो रही है। अच्छा, इन दोनों ग्लैंड के अलावा आपकी जो पैरोटिड ग्लैंड्स होती है, जो कि एक सैलिवरी ग्लैंड होती है, बिगेस्ट सैलिवरी ग्लैंड होती है, इन ग्रेटर देन 50% ऑफ पेशेंट सैलिवरी ग्लैंड जो होगी उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, एनलार्जमेंट देखने को मिलेगा। तो अगर आप इस पेशेंट को देख रहे हैं तो इसके दोनों साइड आपको क्या दिख रहा है, सैलिवरी ग्लैंड का एनलार्जमेंट देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अदर सिम्टम्स जो आपको देखने को मिल सकते हैं कि वो ड्राइनेस देखने को मिल सकती है, उसकी नोज में, नेजल सेप्टम में एपिस्टैक्सिस हो सकती है, नोज ब्लीडिंग हो सकती है, उस पर्सन को रिकरेंट ब्रोंकाइटिस और निमोनाइटिस हो सकता है। तो बेसिकली अभी तक तो हमने जो हमारी मेन ग्लैंड्स थी उनको देखा, सैलिवरी ग्लैंड को देखा और लैक्राइमल ग्लैंड के बारे में देखा। तो ये तो मेन एक्सोक्राइन ग्लैंड हैं जो अफेक्ट होती हैं। इसके अलावा ग्लैंडुलर डिसीज के अलावा कुछ एक्स्ट्रा ग्लैंडुलर डिसीज भी देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो Sjögren's सिंड्रोम है वो बेसिकली क्या है, एक सिस्टमिक नेचर की ऑटोइम्यून डिसीज है। सिस्टमिक नेचर की है तो मल्टीपल ऑर्गन्स को अफेक्ट करेगी, मल्टीपल टिश्यूज को अफेक्ट करेगी, तो इसलिए इसमें आपको साइनोविटिस भी देखने को मिल सकती है, यानी जॉइंट्स में जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है उसमें इन्फ्लेमेशन देखने को मिल सकता है। डिफ्यूज पल्मोनरी फाइब्रोसिस देखने को मिल सकती है, आपके जो लंग्स हैं वो लंग्स में फाइब्रोसिस देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ पेरिफेरल न्यूरोपैथी देखने को मिल सकती है, दैट इज डैमेज और डिसफंक्शन ऑफ पेरिफेरल नर्व्स। और आपको ट्यूबुलो इंटेस्टाइनल नेफ्राइटिस देखने को मिल सकती है, जिसमें आपको रीनल ट्यूबर एसिडोसिस, यानी किडनी जो होगी वो आपका ब्लड और यूरिन का पीएच मेंटेन नहीं कर पाएगी सही से, यूरिकोसोरिया देखने को मिल सकता है, यूरिक एसिड का और फॉस्फेट का लेवल जो होगा वो यूरिन में एलिवेटेड देखने को मिल सकता है। नाउ डायग्नोसिस कैसे करेंगे Sjögren's सिंड्रोम का, तो आप तो पहला तो केस टेकिंग करेंगे और क्लिनिकली एग्जामिन करेंगे पेशेंट को, आप उसकी आईज, माउथ, टंग वगैरह को देख के करेंगे। आप बायोप्सी भी कर सकते हैं, लैब टेस्ट भी कर सकते हैं। लैब टेस्ट में जब आप सीरोलॉजिकली देखोगे तो अगर आपको ऑटो एंटीबॉडी डिटेक्शन करना है तो आपको anti-SSA और anti-SSB इन दोनों एंटीबॉडी को डिटेक्ट करना है। अगर ये पाई जा रहे हैं तो ये कन्फर्मेटरी होता है फॉर द
जॉगरन सिंड्रोम, जिसमें NTSS-A जो है ये मोस्ट सेंसिटिव है और SSB जो है वो मोस्ट स्पेसिफिक है। ठीक है, इसके अलावा अदर एंटीबॉडी भी पाई जा सकती हैं, अदर ऑटो एंटीबॉडी भी पाई जा सकती हैं, जैसे एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज और न्यूमेट्रिक फैक्टर ऑटो एंटीबॉडीज, बट ये इतनी स्पेसिफिक नहीं है जॉगरन सिंड्रोम के अंदर, क्योंकि ये अदर ऑटो इम्यून डिसीज में भी पाई जाती हैं। ये दोनों ऑटो एंटीबॉडी जो है वो आपको डिटेक्ट करने में हेल्प करेंगी। ट्रीटमेंट कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, आप सिम्टोमेटिक जैसे पेशेंट को सिम्टम आ रहे हैं उस सिम्टम के रिलीफ करने के लिए आप क्या करेंगे, ट्रीटमेंट देंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा।